नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद सर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद चेतना जी। हमेशा से ये देखा गया है कि हमारी आस्था के प्रतीकों को राजनीतिक तौर पर मुद्दा बनाकर भुनाया जाता है और ये सिर्फ गुर्जरों की ही बात नहीं कर रही सर मैं। हमारे यहाँ पे एक जातीय समीकरण चलाया जाता है पार्टियों के द्वारा और जैसे ही चुनाव सर पर आएंगे और ये समीकरण और तेज बढ़ते जाते हैं। हाल ही में अभी चुनाव सर पर है कई राज्यों में और जैसा कि राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में गुर्जर वोट बहुत मायने रखते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है, एकता है जिसमें जिस जाति में एकता देखी जाती है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत वोट माने जाते हैं गुर्जर जाति के। और इसके अलावा मैं बात करूं कि गुर्जर जाति अभी कांग्रेस से धीरे धीरे कट रही है और यहां अब देखिए कांग्रेस से तो कट रही है लेकिन अब आते हैं प्रधानमंत्री भीलवाड़ा के आसिंद जिले में किस दिन, जब भगवान देव नारायण जी की 1111वीं जयंती है। तो यहां पर आप मकसद साफ साफ समझ सकते हैं। क्या मुझे बोलने की जरूरत है? लेकिन फिर भी मैं बोलती हूं। मकसद आप ये देखिए कि क्या यहां पर अब गुर्जर वोटों की राजनीति होगी। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं देव सर से। तो सर, सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है कि जयंती के उपलक्ष्य में ही प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं या फिर आप इनके आने को किस संबंध से जोड़ना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि भगवान देवनारायण जी, मैं मानता हूँ ये गुजरों के आराध्य देव हैं, पर भगवान तो सब हर सनातनी की हैं और लोगों की आस्था इनमें, जहाँ गुजर बाहुल्य वहाँ ज़्यादा है। मंदिर हमारे राजस्थान है, एमपी हैं, यूपी हैं और बहुत सारे देश में हैं। और जहाँ तक मोदी जी के आने का आपने बिल्कुल कहा कि भाई इनकी इस जयंती के अवसर पर आ रहे हैं, तो इस जयंती के अवसर पर मैं एक गुजर होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते मैं उनका अभिनंदन और साधुवाद करता हूँ कि हमारे आराध्य देव के ऐसे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वो मंदिर में पधार रहे हैं और भगवान का उनको आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। अब जहां तक मोदी जी का ताल्लुक है चेतना जी, मैं आपको ये बता सकता हूं कि क्योंकि मैं कश्मीर में गुजर बकरवाल समुदाय से मेरी बहुत लंबे समय तक हमारा संघर्ष चल रहा था और उसको सफल बनाने वाले मोदी जी और अमित भाई थे, जिसका हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो उनका मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। पर देखिए, राजस्थान की परिस्थिति में मोदी जी का यहाँ पर आना, वो क्यों आ रहे हैं वो तो देखिए वो खुद बता सकते हैं, वो जब चर्चा करेंगे तब बताएंगे। पर मेरा मानना है क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गुर्जर समुदाय से जुड़ी हुई समस्या का अपने तरीके से समाधान करवाते हैं। कश्मीर के अंदर 70 वर्षों से हमारी समस्या चली आ रही थी 370 की आड़ में और हमें वहां गुर्जरों के हकूक नहीं मिले जो मिल गए। अब मैं ये देख रहा हूं कि मोदी जी का यहाँ आना, हो सकता है वो एक सनातनी व्यक्ति हैं, धर्म के रक्षक हैं, देश के एक प्रहरी हैं और एक ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं जो आस्था में विश्वास करते हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि वो हमारे गुर्जरों के इष्ट देव के मंदिर में आशीर्वाद लेने आ रहे और देवनारायण जी भगवान उनको आशीर्वाद दें। पर 2-3 चीज़ें हैं चेतना जी। देखिए, अब राजस्थान से जुड़ी हुई गुर्जरों की समस्या को मोदी जी आ रहे हैं, मैं ये मानता हूँ जरूर उसका वो निवारण करने आएंगे क्योंकि मोदी जी से, बीजेपी से, देश से, कांग्रेस से, हम लोग सामाजिक लोग हैं। हम सबके पास हमारी तरफ से कोई भी राजनीतिक बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़े होते हैं ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये हमारे गुर्जर समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए आशीर्वाद पाने के साथ साथ आए तो हम उनका अभिनंदन और उनका वो स्वागत करते हैं। पर अब क्या उनको पता है कि राजस्थान की समस्याएं क्या हैं? और मैं मानता हूँ वो गंभीर विषय है, इसलिए मोदी जी का मैं वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ हमारी जो समस्याएं हैं जो हम उन तक पहुँचाते रहते हैं समय समय पर, उनका कुछ ऐसी घोषणा करें जिससे यहाँ गुर्जर समाज की जो वर्षों से समस्या आ रही है राजस्थान में वो हल हो। और उसके बाद समाज तय करेगा वोट किसको देना। आज के युवा, आज के लोग जानते हैं कि उनकी भावनाओं का कौन सम्मान कर रहा है, वो पढ़े लिखे लोग हैं। और आपने सही कहा कि हमारा समाज वैसे भोला भाला है, एकजुट है, पर इनकी समस्या का समाधान की एक मुझे उम्मीद की किरण दिखती है मोदी जी की इस विजिट में। जी बिल्कुल, उनके आने की उम्मीद में यही उम्मीद लगाई जा रही है कि ढेर सारी घोषणाएं होंगी और ये घोषणाएं कहीं ना कहीं इन गुर्जर समाज के लिए ही होंगी क्योंकि कहीं ना कहीं देव नारायण जी सबसे बड़े आस्था के प्रतीक माने जाते हैं गुर्जर जाति के। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर सर मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि समय समय पर आप यही नहीं देखिए, समय समय पर देव नारायण जी को एक राजनीतिक समीकरण या फिर राजनीतिक चक्रव्यूह का एक वो क्या कह सकते हैं निशाना बना दिया जाता है। कभी रातों रात मंदिरों की दीवारें तोड़ दी जाती हैं,
कभी मंदिर ही तोड़ दिए जाते हैं, मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। अभी हालिया में ये राजस्थान में मामले देखे गए थे दोनों। और इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के कार्यकाल में जब गुर्जर आरक्षण हुआ था उस समय के जो 70 लोग मारे गए थे बिना बात के हत्याएं की गई थी साहब। तो आज तक उस मुद्दे का भी कोई हल नहीं निकला। तो इन सब चीजों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2-3 चीजें हैं चेतना जी। सबसे पहले मैं मुद्दा लूंगा हमारे आरक्षण का, जो शेड्यूल्ड ट्राइब आरक्षण की जो मांग हमारी थी, वो मांग के अंदर आपने खुद ने बताया, देशवासियों को पता है, हर गुजर को पता है कि हमारे साथ कितना छलावा हुआ। ये 2 मिनट पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दो, क्योंकि चेतना जी मेरा मानना है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी अगर राजनीति नहीं करेगी तो अध्यापक या गवर्नमेंट नौकर थोड़ी करेगा, या सामाजिक कार्यकर्ता थोड़ी करेगा। वो उनका गेम है, उस गेम में वो चाहे सो करे। पर मेरा ये, जैसे आपने सवाल उठाया कि हमारी ये करीब 12 वर्ष हो चुके हैं एसटी आरक्षण को लेकर के जो समाज ने आंदोलन किया, उस आंदोलन को राजनीतिक लोगों ने और समाज के कुछ उन लोगों ने जिनके छोटे छोटे स्वार्थ थे, उन्होंने मिलकर के हमारा सत्यानाश कर दिया चेतना जी। हमारी 72 मौतें हो गई, जैसे आपने बताया। उन 72 मौतों की कुर्बानियों का आज तक सरकार ने न्यायिक जांच तक नहीं करवाई है। और ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है, राजस्थान में समय समय पर बदल करके हर विचारधारा की सरकार आई है। तो कहने का मतलब ये कोई एक सरकार नहीं है जो हमारे साथ अन्याय कर रही है। तो या तो एससी आरक्षण हमारा मिला नहीं, एक एमबीसी का पिटोरा पकड़ा दिया चेतना जी हमको, और उसमें भी 5-6 जातियों को मिला दिया। देवनारायण बोर्ड बना दिया, नाम हम गुजरों का लगाया, मौतें हमारी हुई और उसमें भी 5-6 जाति, क्योंकि इसमें हमारे लोग भी थे जो स्वार्थी थे, उनको अपना स्वार्थ दिख रहा था, कौम का नहीं दिखा, ना गरीब लोगों का दिखा। तो ये अगर मोदी जी आ रहे हैं इस एसटी आरक्षण के ऊपर लेकर के, अगर कोई ऐसी घोषणा कर दें कि इसके 9 शेड्यूल में जुड़वा करके हमारे इन समाज को लाभ दिलाएं, तो मैं मानता हूं अच्छी पहल होगी। दूसरी पहल, अब राजस्थान सरकार से साहब हम गुहार लगा लगा थक गए कि हमारी जो 72 मौतें हुई थी उनकी न्यायिक जांच करवाइए। अब राजस्थान सरकार तो दोनों ही पार्टियां छोड़ दीजिए, क्योंकि पिछले 15 वर्ष में हर मेजर पार्टी की यहां सरकार आई, उन्होंने नहीं करवाया। मेरा उनसे आग्रह है मोदी जी, आप अपना इन्फ्लुएंस ले करके ये न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू कराएं। मैं मानता हूं समाज सदैव आपका आभारी रहेगा, क्योंकि मैं एक सेना का अधिकारी रहा हूं और मैं जानता हूं जब उग्रवादी को भी हम किसी दौर के अंदर जब न्यूट्रलाइज करते थे तो भी उसके लिए सारी प्रक्रिया कानूनी फॉलो होती थी। एफआईआर होती थी, उसका पंचनामा होता था, उसका पोस्टमार्टम होता था, उसका अंतिम संस्कार क्रियाक्रम होता था, उसके घर वालों को बताया जाता था कि इसकी ये गलती है और कोर्ट केस क्लोज होते थे। हमें तो 72 का बताया नहीं गया। ये एक मुद्दा है जो मैं उम्मीद करता हूं मोदी जी इसको निवारण कराने में। दूसरा, हमारे देवनारायण जी भगवान के जितने आस्था के केंद्र, आपने कहा कि पिछले 5 वर्षों में देखा गया कि राजनीति के सरकार की गलतियां मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मैं स्वीकार करता हूं, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं, एक सैन्य अधिकारी रहा हूं और एक कानून की गरिमा समझता हूं, एक अनुशासन की गरिमा समझता हूं। पर देखिए, सरकार जब पावर में होती है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके कर्मों के लिए। अब वो उसके अधिकारी गलती करते हैं या उनके विपक्ष वाले करते हैं। राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्षों में एक तो हमारा बीकानेर जिले के अंदर श्री डूंगरगढ़ का मंदिर तोड़ दिया गया था कोरोना के काल में। आपने खुद ने कवर किया थोड़े दिनों पहले, जब अजमेर के अंदर हमारे एक मंदिर की दीवार तोड़ दी गई, और दुर्भाग्य है कि वो दीवार के पास में सड़क मंदिर ने ही दी थी, जमीन की भी हमारे मंदिर के पास से आप बना लीजिए। तो ये इस तरह की तोड़ने की जो प्रक्रिया धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की है, मैं मानता हूं कोई भी सरकार हो, मोदी जी से आग्रह है कि हमें अब एक आपके मैसेज होना चाहिए कि आस्था को ठेस ना पहुंचाएं। कानून अपना काम करेगा, सरकारें अपना काम करेंगी। और यहीं पर ही देखिए, हमारे भगवान देवनारायण जी के मंदिर है चोमोरिया, यहां जयपुर के अंदर है, और बहुत जगह है जहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कब्जा कर रखा है। ये इनको आजाद किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मंदिर की जुड़ी हुई आस्था की बात है। अजमेर के अंदर नाग पहाड़ है चेतना जी, मैं आपको बता दूं, नाग पहाड़ वो स्थान है जो हमारे बगड़ावतों के जो भाई थे और भगवान देवनारायण जी के पिता सवाई भोज की कर्म स्थली थी, और भगवान देवनारायण जी के अवतरण के पश्चात वो उसमें नाग पहाड़ के अंदर उनका बचपन बीता है। उनके साथ गुर्जर समाज की आस्था है, पूरे सनातनी लोगों की आस्था है। और आज मैं एक चीज बता दूं देशवासियों को और जो भी राजनीतिक लोग मेरी चर्चा देख रहे हैं
कि जब भी भगवान देवनारायण जी का मंदिर कभी भी बनेगा तो उस नाग पहाड़ के अंदर एक स्थान है जहां पर हमारी विधि विधान के हिसाब से वहां पर एक उसका पाठ का अवतरण होता है और उस पाठ को लेकर के पूजा की जाती है और उसको राजस्थान सरकार का हो या पता नहीं किन कारणों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया। और वहां क्या हो गया, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वो कहेंगे आज आप नहीं आ सकते हो, कल नहीं आ सकते हो, परसों को ये वाइल्ड लाइफ एक्ट लगा देंगे। तो और जिस प्रकार से अभी वो कहाँ आंध्रा में हुआ है जो जैन मंदिर के लिए, तो मेरी ये मांग, हमारी ये मांग चली आ रही है समाज की, मेरी अकेले हमारी महासभा की नहीं है। देखिए ये सारी मांगे वर्षों से चली आ रही है समाज की ओर से। इसको देवस्थान घोषित करना चाहिए नाग पहाड़ को और ये गुजरों के हवाले किया जाना चाहिए। और ये हमारी ये धार्मिक आस्था की बात मैंने आपको बताई है कि मंदिरों को आज़ाद करें जहां जहां फॉरेस्ट या सरकार ने कोई तरीके से कब्जा कर रखा है, और दूसरा नाग पहाड़ को वो हमारी तरह देवस्थान घोषित करें और उसको फॉरेस्ट से आज़ाद करा करके एक तरह उनको हमारे देवनारायण जी जो इनके ट्रस्ट हो उनको हवाले किया जाना चाहिए। और मंदिरों के साथ किसी भी कारण कोई भी प्रकार से किसी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अभी जो जयंती आ रही है देवनारायण जी की, वहां पर प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़े लेवल पर जन सैलाब भी उमड़ेगा और गुर्जर जाति का जो जन सैलाब होगा वो तो ऑब्वियसली है कि वो वहां मौजूद होगा, क्योंकि उन्हें भी, इस समाज को भी उम्मीदें हैं कि वो आ रहे हैं, इतने बड़ी शख्सियत वहां पर आ रही है, तो कुछ ना कुछ घोषणाएं जरूर की जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों से कुछ अपील करना चाहें जी, तो मैं दर्शकों से पहले मोदी जी से अपील करूंगा। जैसे मैंने अभी मेरे एक मंदिरों का मुद्दा बताया, एक आरक्षण का मुद्दा बताया, उसके अलावा मोदी जी से मेरी आग्रह है कि देखिए आपने कश्मीर के अंदर हमारे 35 लाख गुजरों का जीवन बदल दिया और मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूं, मैं तो ताउम्र आपका आभारी रहूंगा और आपका सेवक रहूंगा, क्योंकि हमारे उन गरीबों की आपने देखभाल की उस सिक्योरिटी एंगल से। मैं सैनिक होने के कारण ज्यादा समझता था, पर राजस्थान की मैंने आपसे 2 गुजारिशें की, इनको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी हमारी राजस्थान की समस्या आज के दिन ये है कि मोदी जी आप हमारे को कोई 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भगवान देवनारायण के नाम से आप उनके प्रांगण में उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। तो मेरी आपसे आग्रह है कि जो हमारी वर्षों से मांग चली आ रही मेरी महासभा की, यार हम सामान्य आदमी मांग कर रहा है कि हमारा जो सबसे बड़े मंदिर हैं, आप जहां पर पधार रहे हैं भीलवाड़ा में आसिंद में, वहां पर एक यूनिवर्सिटी का आप आगाज करके जाए। दूसरा जोधपुरिया देवधाम है, 2 बड़े हमारे प्रमुख राजस्थान के भगवान देवनारायण जी के आस्था के केंद्र है, 2 यूनिवर्सिटी की आप घोषणा करें, जो कोई बड़ा काम नहीं है, वो शिक्षा का उत्थान है। हम चाहते हैं उसमें आपकी भागीदारी हो। और इसके साथ साथ बहुत सारी गुजरों की समस्याएं हैं। एक राजस्थान की विशेष मैंने नोटिस की है पिछले 5 वर्षों में, थोड़ा बहुत समाज में जाके मैंने देखा है कि यहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चेतना जी, गुजरों के बच्चों को, देखिए एक दिन में तो कोई नेता तैयार होता नहीं है, हम समझते हैं समय लगता है, पर दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर कांग्रेस और बीजेपी हैं, उन्होंने हमारे इस लेवल के लीडर्स तैयार नहीं किए। जबकि आप जानती हैं 70 सीट राजस्थान में अगर गुजर बहिष्कार कर दे, और पिछली बार राजस्थान में गुजरों ने बहिष्कार किया था, क्योंकि जो पिछली सरकार थी कांग्रेस से पहले बीजेपी, उसने हमसे वादा किया था कि एसटी आरक्षण हमारा देंगे, नहीं दिया, जिसके कारण बहिष्कार किया। और चेतना जी ये पॉलिटिकल पार्टी जानती हैं कि अगर गुजर बहिष्कार कर देगा तो आपकी सरकार नहीं बन सकती, और एक भी बीजेपी का एमएलए नहीं जीतने दिया इन लोगों ने। तो ये भावना का मैं समझता हूं मोदी जी समझ सकते हैं आज के दिन, तो हमारी भावना से खिलवाड़ ना करें। और हम तो शिक्षा मांग रहे हैं, धर्म की आस्था मांग रहे हैं, हमारे केंद्रों को बचाने की मांग कर रहे हैं। और रही बात पॉलिटिकल पार्टी, मैंने कहा कि मोदी जी जैसे युग पुरुष ये एक हमारे लिए बहुत अच्छे लीडर हैं, और यही हमारी समस्या का राजस्थान भगवान देवनारायण के मंदिर में हमारे समाधान करने की मुझे तो उम्मीद है। और देशवासियों से, राजस्थान के हमारे पूरे जो समाज के लोग हैं, उन बंधुओं से मेरा आग्रह है कि हमें इनका अभिनंदन करने जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? ये घोषणा क्या करेंगे वो तो मोदी जी जानते हैं। ये राजनीतिक लोग राजस्थान में क्या हमारी अपने मैनिफेस्टो में जोड़ेंगे वो राजनीतिक पार्टी जानते हैं। पर मोदी जी ने आज तक अगर गुजर कौम के लिए हिंदुस्तान में किसी एक व्यक्ति ने काम किया है तो कश्मीर में गुजर बकरवाल 35 लाख लोगों को शेड्यूल ट्राइब आरक्षण देने का पूर्णतः काम किया मोदी जी ने। दूसरा, इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है, और तीसरा शेड्यूल ट्राइब
एक्ट वहां के ऊपर SC ST एक्ट गुजरों को दिया है, इसलिए हमें जाना चाहिए अभिनंदन करने के लिए। पर मोदी जी एक दो बातें मेरी और छूट गई, आपसे आग्रह है। पहला, जैसे ये फॉरेस्ट राइट एक्ट राजस्थान में लागू है, पर उस लागू का मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो आई है, जो अपना फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, उसने अभयारण्य बना दिए और अभयारण्य बना करके गुजरों के स्थान को कब्जा कर लिया और वो लेकर के और उसके पास बफर जोन बना दिया, पता नहीं कितनी कैटेगरी बना दी। और इर्द गिर्द, चेतना जी, हम पूरा देश जानता है कि जंगल अगर बचे थे तो गुजरों के कारण बचे थे, जंगलों में वही लोग रहते थे। और जब इनको अभयारण्य बना दिया तो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनकी इतनी प्रताड़ना करता है, बेवकूफ़ बनाता है, उनको वहाँ जो हमारे मंदिर में पूजा करने नहीं देने जाते हैं। ये राजस्थान सरकार से मैं बहुत बार आग्रह कर चुका हूँ, मेरा धरना हो चुका है, पर मैं मोदी जी से उम्मीद करता हूँ कि फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को कुछ ऐसे आदेश करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे गुजरों से जुड़े, ये अब अभयारण्य के आसपास रहते हैं, या तो आप हमारी जमीन लेनी तो बदले में जमीन दो, हमें उसका मुआवजा दो। और अगर अब होता है क्या समस्या, देखिए मैं आज देश के सामने आपके मार्फत बना चाहता हूँ, गुजरों के दर्द की बात कर रहा हूं, जो इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं। अब इन्होंने अभयारण्य बना दिए, कोई टाइगर रिजर्व बना दिया, कोई एलिफेंट रिजर्व बना दिया। दुर्भाग्य देखिए, जिन लोगों ने इनको बचाया आज उन्हीं को वहां से प्रताड़ित करके वो जानवर भी उन्हीं को खा रहे हैं। कैसे? आप देखिए, अब जो सवाई माधोपुर का टाइगर रिजर्व है, हम कहते हैं वो शेर है ना, अधिकारी क्या करते हैं, इर्द गिर्द तो बेचारे लोग यही रह रहे हैं, पहली बात उनको भगा दिया, अब उनको अंदर नहीं जाने देते कानून की धमकियां देके, और वो शेर क्या करता है, और वो जो सुअर है इनकी खेती खा जाते हैं आकर के। और ये अगर शेर को डराएं भी तो क्या है, फॉरेस्ट वाले इनको जेल में डाल देते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, देश में कौन पूछता है गरीब को। और अगर गुजर अपने सेल्फ डिफेंस में उसको पत्थर भी मार दे तो उसको जेल कर देते हैं। तो ये जो प्रताड़ना है फॉरेस्ट एक्ट के नाम की गुजरों के साथ आप बंद करवाएं। राजस्थान में सवाई माधोपुर, अलवर, अजमेर, अपना भीलवाड़ा, ये पूरे इलाकों के अंदर हमारी बड़ी समस्या है इन लोगों की। और इसके साथ एक और चीज़ है, राजस्थान में हमारे गुजर इतिहास से लेकर के शौर्य की गाथाएं बहुत हैं। मैं गुजर और राजपूत में नहीं जाना चाहता हूं, पर भारत ये है दुनिया का सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा विक्टोरिया क्रॉस। देशवासियों में आपको बता दूं, मोदी जी को तो पूरा पता ही होगा, पर मेरी ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए कि वो एकमात्र सबसे युवा विक्टोरिया क्रॉस राजस्थान के हैं, कमल राम गुजर। और वो व्यक्ति को आज तक राजस्थान सरकार ने उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कॉलेज का भी नामांकन नहीं किया। छी है इन लोगों पे, इन राजनेताओं पे। और ऐसा नहीं है कि वो आज के विक्टोरिया क्रॉस है, वो आज़ादी से, हमारे विभाजन के पहले के हैं, और उनका अब देहांत हो चुका है। उनकी धर्म पत्नी भी, और मैं हर साल उनके जन्म दिवस के ऊपर चिट्ठी लिखता हूं, धरना देता हूं, पर गहलोत साहब ने कभी ध्यान नहीं दिया। और मोदी जी, आपसे आग्रह है कि क्यों इनका, गहलोत जी का इंतजार करें, आप क्यों नहीं उनकी मूर्ति वहां, कहां, दिल्ली में विक्टोरिया क्रॉस है साहब, कोई ज्यादा हिंदुस्तान में विक्टोरिया क्रॉस नहीं है, पर राजस्थान में उनके जिले में उनके, और मैं बीजेपी से राजस्थान की आग्रह करूंगा कि आप अपने मैनिफेस्टो में जोड़िए 4-5 चीजें, देखिए किस प्रकार पूरा गुजर आपके साथ हो जाएगा। पहला, हमारे ST आरक्षण का क्लियर जोड़ो। नंबर 2, बेहतर मौतों की न्यायिक जांच का जोड़ो। नंबर 3, दोनों यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे, आप जोड़िए। नंबर 4, आप हमारे जितने आस्था के केंद्र हैं इनको तोड़ने पे पाबंद लगाएंगे। नंबर 5, नाग पहाड़ को आप इनसे आजाद कर दो फॉरेस्ट से, सारे गुजर आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। और लास्टली, हमारे जो शूरवीर हैं विक्टोरिया क्रॉस कमल राम और कैप्टन धाबाई झुंझुनू के, उनकी नाम के मूर्तियां आप कब लगाएंगे, जबकि सबकी लग रही है। पर मैंने देखा है कि गुजरों के प्रति पता नहीं कारण क्या है। पहले तो मैं मानता था हो सकता है सरकार को पता नहीं है इन बातों का, पर 5 साल से तो मैं हर साल लिख लिख के CM महोदय को लिखता हूं, हर व्यक्ति को गुजारिश करता हूं, पर ये समस्या है, इनका निवारण होना बहुत जरूरी मानता हूं। और देशवासियों, अगर हमारा किसी व्यक्ति ने भला किया, मैं पार्टी की चर्चा नहीं कर रहा हूं चेतना जी, देशवासी आपको, वो इस व्यक्ति ने किया आपके भाई बंधुओं को कश्मीर में, आपके भाई बंधुओं को हिमाचल में, और आज एक, क्योंकि प्रदेश में विजिट है, पर मोदी जी से एक देश की बात कर लूं, उत्तराखंड के अंदर हमारे करीब ये 60,000 परिवार हैं गुजर बकरवाल, कश्मीर वालों के रिश्तेदार हैं। उनको आज तक ये फॉरेस्ट राइट नहीं मिले हैं, उनको ये कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि उनको भी दिया जाए, ऐसी मेरी कामना है। और यहाँ पर एक शौर्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि हमारी एक मांग रहती है भारतीय सेना में रेजिमेंट की लोगों की, पर मैं इससे हटके एक मांग आज से मैंने पहले भी की है और हमारी स्वीकार भी की गई थी, मैं मानता हूं जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने, कि बॉर्डर स्काउट हमारे कश्मीर और हिमाचल के जो बॉर्डर एरिया में गुजर रहते हैं, जैसे लद्दाख स्काउट्स है चेतना जी, जहां जिस वो लोकल भूमि पुत्र होते हैं, तो वो भूमि पुत्रों की एक रेजिमेंट, एक स्काउट बटालियन वहां बनाए, ऐसा आग्रह है। जी,
तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की सारी अपील प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब सारी जाति को, पूरी की पूरी जातियों को एक होने की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन अपीलों को सुना जाए, जैसा कि कश्मीर में सुना गया, प्रधानमंत्री जी ने किया बकरवाल समाज के लिए, वैसे ही इन अपीलों को सुना जाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, पहुंचाइए उन लोगों तक जिन तक ये आवाज पहुंचना जरूरी है। और कैसा लगा आपको वीडियो, ये बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।